विद्यार्थियों, मैं विनय कुमार सिंह जेसीईआरटी रांची की ओर से हिंदी की पढ़ाई में पुनः आपका स्वागत करता हूं। आप कवि आलोक धनवा एवं उनकी कविता पतंग के बारे में पढ़ चुके हैं। आइए अब हम कविता की व्याख्या देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। सबसे तेज बौछारें गईं। बौछारें पानी की बूंदें, वर्षा की बूंदें जो हवा के साथ हमारे ऊपर पड़ती हैं, उन्हें बौछारें कहते हैं। भादो गया, भादो क्या है? वर्षा ऋतु के आखिरी महीने का हिंदी नाम है। भाद्रपद जिसे कहते हैं आप, संस्कृत में भाद्रपद और हिंदी में भादो। भादो महीने में घनघोर काली घटाएं घिर जाती हैं और बहुत तेज हवा के साथ बारिश होती है। साथ ही रात बहुत अंधेरी होती है। तो अंधेरी रात वाला भादो चला गया और उसके साथ तेज बौछारों वाली बारिश भी चली गई। तेज बौछारें भी चली गईं। बौछारें क्या हैं? बौछारें सामान्य व्यक्ति के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। खास तौर से जो कच्चे मकानों या झोपड़ियों में रहते हैं, तो हवा के प्रभाव से बारिश की बूंदें यानी बौछारें उनको भिगोती हैं और पूरी की पूरी रात कभी कभी उन्हें जग कर बितानी पड़ जाती हैं। उनके जुटाए हुए ईंधन लकड़ी गीले पड़ जाते हैं। सुबह चूल्हा जलना दूभर हो जाता है। घर का चूल्हा जलना दूभर हो जाता है। तो ऐसी बौछारें गईं और इन बौछारों वाला महीना भादो भी गया। घनघोर काली घटाओं अंधेरी रातों वाला महीना भी भादो गया। यानी जो कठिन और दुख की परिस्थितियां थीं, जो कठिन समय था, वह अब बीत गया। सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। चूंकि भादो गया, अंधेरी रात गई, बादल वाले आकाश अब स्वच्छ हो गए, साफ हो गए। भादो के जाने से आकाश बादलों से रहित हो गया। अब बादल आकाश में नहीं है। इसलिए सूरज जब उगता है तो अपनी लालिमा के साथ अब सूरज की लालिमा स्पष्ट दिखाई देती है, जिसे हम अरुणिमा भी कहते हैं। भोर के ठीक बाद सूरज की जो लालिमा होती है उसे अरुणिमा कहते हैं। तो खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा यहां पर उपमा अलंकार है। तो उगता हुआ सूरज, अपनी अरुणिमा के साथ उगता हुआ सूरज, अरुणाभ सूरज कैसा लगता है? जैसे खरगोश की लाल दमकती हुई आंखें हों, ऐसा लगता है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद, शरद ऋतु। भादो महीने के बीत जाने के बाद, भादो महीने के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है। और वह कैसे आया? पुलों को पार करते हुए। कौन से पुल? ग्रीष्म ऋतु के पुल, वर्षा ऋतु के पुल, वर्षा ऋतु में बादलों के पुल। इन पुलों को पार करता हुआ वह आ पहुंचा। कैसे आया? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। यह नई चमकीली साइकिल क्या है? सूरज की फैलती हुई सुनहली किरणें, सूर्य की चारों ओर पसरती हुई सुनहली किरणें। आपने देखा होगा, सूरज उगने के साथ सूर्य की रोशनी, सुनहली किरणें फैलती चली जाती हैं। तो ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए आ रहा है, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। और यह घंटी बजाना क्या है? जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय भौरे गुंजार करते हैं, पक्षी कलरव करते हैं।
तो भंवरों का गुंजार और पक्षियों का यह कलरव ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु अपनी चमकीली साइकिल की घंटी भी जोर जोर से बजा रहा है। यहां शरद का मानवीकरण किया गया है, शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है और अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, इनमें दृश्य बिंब है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, इसमें क्या है? इसमें श्रव्य बिंब है। क्यों? क्योंकि यह हमारे कानों को संवेद्य बनाता है। इन शब्दों के अर्थ हमारे कानों को स्पर्श करते हैं, इसीलिए यहां पर श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। शरद ऋतु सुनहली किरणों को फैलाते हुए सुनहली किरणों रूपी चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए और भंवरों के गुंजार, पक्षियों के कलर और रूपी घंटी को जोर जोर से बजाते हुए अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के समूह को, झुंड को बुलाते हुए आ गया। आया, शरद आया। ऐसे आया शरद। वह अपने चमकीले इशारों से बच्चों को बुलाता है, बच्चों के झुंड को बुलाता है, आओ पतंग उड़ाओ, पतंग उड़ाने के लिए बुलाता है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपने चमकीले इशारों से शरद ऋतु बुलाता है और बुलाता ही नहीं बल्कि आकाश को इतना मुलायम बना देता है कि पतंग ऊपर उठ सके, बच्चे आकाश में पतंग उड़ा सकें। अब आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, आप देख रहे हैं मुलायम शब्द कानों में पड़ते ही ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी कोमल चीज को, किसी मुलायम चीज को स्पर्श कर रहे हैं, त्वचा से छू रहे हैं। इसीलिए यहां पर स्पर्श बिंब है। तो शरद ऋतु आकाश को इतना मुलायम क्यों बना देता है? देखिए, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, इसलिए मुलायम बना देता है। शरद ऋतु आकाश को इतना मुलायम इसलिए बना देता है क्योंकि बच्चे पतंग उड़ा सकें। पतंग, जिन पतंगों को बच्चे उड़ाएंगे वे पतंग क्या हैं? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है, इसीलिए वह उड़ती है, पतले धागे के सहारे उड़ती है। उस रंग बिरंगी पतंग में दुनिया का सबसे पतला कागज लगा होता है। उस पतंग में बांस की सबसे पतली कमानी का प्रयोग हुआ होता है। अब आप देख रहे हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी, यहां पर पतंग के लिए इतने विशेषणों का प्रयोग किया गया। क्यों? और ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल स्वाभाविक वर्णन है, इसलिए किया गया। इन विशेषणों का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि कभी कल्पना करता कि बच्चों के हाथ में पतंग दीजिए और बड़े उत्साह से लबरेज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना रंगीन चीज तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना पतला कागज, पतंग के कागज को देखे हैं आप कितना पतला होता है? इतना पतला कागज, उसमें लगने वाली बांस की जो कमानी होती है जिससे कागज चिपकाया जाता है, वह भी कितना पतला होता है। तो दुनिया की सबसे हल्की, दुनिया का सबसे पतला कागज, बांस की सबसे पतली कमानी, विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसके बाद भी वर्णन बड़ा स्वाभाविक लग रहा है। पतंग का हल्कापन जिसकी वजह से वह उड़ती है,
पतंग में प्रयुक्त कागज का पतलापन और उसमें जुड़ी पतली कमानी, ये तीनों के तीनों विशेषण पद मिल करके पतंग के हल्केपन, उसके मुलायमपन, उसके नाजुकपन को व्यक्त करते हैं। इसीलिए शरद ऋतु आकाश को इतना मुलायम बना देता है कि यह हल्का, मुलायम और नाजुक पतंग उड़ सके। और जब बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो क्या होगा कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब बच्चे बच्चे पतंग उड़ाएंगे तो वे खुशी में सीटियां बजाते हैं, किलकारियां मारते हैं और आसमान को रंग बिरंगे पतंगों से भर देते हैं। ऐसा लगता है कि आसमान में पतंग नहीं उड़ रहे, बल्कि नाजुक तितलियां उड़ रही हैं। नाजुक तितलियों की दुनिया बस गई है। आसमान में रंग बिरंगे पतंग उड़ते हुए ऐसे लगते हैं मानो जैसे तितलियों की नाजुक दुनिया बस गई है। अब विद्यार्थियों, यहां ध्यान देने की चीज है कि पतंग की जगह सीधे तितलियों का प्रयोग कर दिया है। उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है तो रूपक अलंकार होता है, लेकिन उपमेय तो यहां है ही नहीं। सीधे तितलियों उपमान की बात कवि करता है और उनके उड़ने से आसमान में नाजुक दुनिया बन जाने की बात करता है। तो थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन है, इसीलिए ऐसे जगहों पर जहां ऐसा वर्णन होता है वहां रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। आगे देखते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। बच्चे अपने साथ जन्म से ही कपास लेकर आते हैं। कपास क्या है? कोमलता, शुभ्रता, पवित्रता। कपास को देखते ही आपके मन में उसकी शुभ्रता, उसकी स्वच्छता, उसकी कोमलता, उसका मुलायमपन, उसकी पवित्रता। तो बच्चे भी जन्म से ही कोमल, पवित्र, शुद्ध, निश्चल हृदय वाले होते हैं। उनका हृदय बड़ा पवित्र होता है, निश्चल मन वाले होते हैं, उनमें कोई छल छद्म कपट नहीं होता। और जब वे बेसुध दौड़ते हैं तो उन ऐसा लगता है कि वे नहीं दौड़ रहे हैं, बल्कि उनके बेचैन पैरों के पास पृथ्वी खुद घूमती हुई आती है। अब वहां शरद का मानवीकरण किया गया था, यहां पृथ्वी का मानवीकरण कर दिया गया। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध। छतों को भी नरम बनाते हुए। छतों को नरम बनाते हुए, छत तो कठोर होता है, लेकिन बच्चे जब अपने पतंग उड़ाने के खेल में मगन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, बेसुध हो जाते हैं, तो वे ऐसे दौड़ते हैं जैसे मानो उन्हें छत की कठोरता का कोई एहसास ही नहीं है। मानो छत भी उनके गद्दीदार मुलायम पैर के तलवे की तरह नरम हो गई है। तो छतों को भी नरम बनाते हुए, छत की कठोरता का उन्हें थोड़ा भी एहसास नहीं होता। छत उनको बिल्कुल कठोर प्रतीत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे अपने उत्साह, उमंग, बाल सुलभ इच्छाओं, अपने खेल में मगन हैं, पूरी तरह तल्लीन हैं, तन्मय हैं। तो यह तन्मयता और तल्लीनता उन्हें छत की कठोरता का एहसास नहीं होने देती। और जब वे छतों पर कूदते हैं, दौड़ते हैं, तो छत कंपायमान होता है, धम धम की आवाज होती है और वह ध्वनि गूंजती हुई प्रतिध्वनित होती है। ऐसा लगता है कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए छतों पर कूदने से जो धम धम की ध्वनि हो रही है, ऐसा लगता है कि वे दिशाओं को मृदंग की तरह बजा रहे हैं। उनके कूदने से धम धम की आवाज दिशाओं में गूंज रही है। मृदंग एक वाद्य यंत्र होता है, ढोलक की तरह। पहले मिट्टी का बनता था, लेकिन अब उसमें चमड़े का भी प्रयोग होने लगा है।
छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। पेंग भरना, आप डाल में झूला पड़ा हुआ देखे होंगे। झूले पर कुछ लोग बैठे रहते हैं, लेकिन दोनों किनारों में जहां रस्सियां बंधी होती हैं, दो लोग खड़े होकर पैरों के दबाव से झूले को इधर और उधर करते हैं। जब पैरों का दबाव दिया जाता है दोनों तरफ से, तो झूला इधर उधर पेंडुलम की भांति घूमता है, झूलता है। और झूले के घूमने से, उसके दबाव से डालियां भी, जिस डाल में झूला पड़ा है वह डाल भी लहराती है, झूमती है, वह डाली भी झूलती है। इसी को पेंग भरना कहते हैं। पैरों से झूले को दबाव देकर के झूलाना ही पेंग भरना कहलाता है। यहां अर्थ क्या है? बच्चे जब पतंग उड़ाते हुए बेसुध होकर, तन्मय होकर, अपने खेल में मगन होकर दौड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वे पेंग भरते हुए चले आते हैं। उनके शरीर में, उनके दौड़ने में एक सौंदर्य है, एक लय है। जैसे डाल में लचीलापन होता है, लहराती हुई, झूलती रहती है, वैसे लगता है कि वे बच्चे भी दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उनके शरीर में वह लचक है, वह लचीलापन है। वे लहरा रहे हैं, झूल रहे हैं, झूम रहे हैं। तो जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, कहां चले आते हैं? छतों के खतरनाक किनारों तक। छतों के खतरनाक किनारों तक। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। और जब वे छतों के खतरनाक किनारों तक आ जाते हैं, उस समय वे गिरने से बच जाते हैं। कौन बचाता है? सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। जब वे पतंग उड़ाते हैं, तो पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे होते हैं अपनी कल्पनाओं में। उनका शरीर रोमांचित हो गया होता है, और उनके उस रोमांचित शरीर में एक अलग ही आनंद का, आह्लाद का, खुशी का एक अलग ही धुन बज रहा होता है। वे खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं। तो यह जो आनंद और आह्लाद का लय है, तन्मयता है, यह तन्मयता और तल्लीनता ही उन्हें गिरने से बचा लेती है। यह सामान्य सी बात है, स्वाभाविक बात है कि जब हम किसी काम में बहुत तल्लीन होते हैं, तो एक छोटा सा व्यवधान भी हमें तुरंत सतर्क कर देता है, चौकन्ना कर देता है। तो बच्चे भी पतंग उड़ाते उड़ाते इतने अभ्यस्त हैं, वे इतने तल्लीन हो गए हैं पतंग उड़ाने में, पतंग उड़ाने के खेल में इतने मगन हैं, इतने तन्मय हैं, इतने तल्लीन हैं, उनका शरीर इतना रोमांचित है कि जैसे ही उनका संतुलन बिगड़ता है, वे सतर्क हो जाते हैं, बच जाते हैं। छतों के खतरनाक किनारों पर होकर भी बच जाते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंग जब ऊपर उड़ रही होती है एक पतले धागे के सहारे, और जब आप धागे को ऊपर नीचे खींचते हैं, तो पतंग ऊपर खड़खड़ जो होती है, ऐसा लगता है जैसे हमारे कानों में भी वह खड़खड़ सुनाई देती है। कवि कल्पना करता है कि वह पतंग की खड़खड़ नहीं, ऊंचाइयों पर पहुंचने के कारण उसके हृदय की धड़कन है। उसकी धड़कती ऊंचाइयों पर पहुंचने के कारण उसकी धड़कन है। और यह जो पतला धागा है, इस पतले धागे के सहारे ही वह क्या करती है? पतंग अब की धड़कती ऊंचाइयां उन बच्चों को थाम लेती हैं, गिरने से बचा लेती है। छतों के खतरनाक किनारों पर होकर भी बच्चे गिरते नहीं, बच जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र किसे कहते हैं? हमारे शरीर में जो छिद्र होते हैं, जिनमें रोम निकले होते हैं, तो इन एक तरह से कह सकते हैं रोम छिद्र ही रंध्र हैं। पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं,
तो वे रंध्र कहलाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में भी होते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पतंगों के साथ साथ बच्चे भी मानो उड़ रहे हैं। कैसे उड़ रहे हैं पतंगों के साथ? अपनी कल्पनाओं में, अपनी भावनाओं में, अपने हृदय के उल्लास में, आनंद में पतंग उड़ाते हुए बच्चे भी उड़ रहे होते हैं उन पतंग के साथ, उन पतंगों के साथ। उन्हीं ऊंचाइयों पर उनका मन उड़ रहा होता है। आगे देखते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब देखिए, यहां परिस्थिति, कवि ने परिस्थिति पलट दिया। बच्चों के शरीर का रोमांचित संगीत उन्हें थाम लेता है, बचा लेता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां पतले धागे के सहारे उन्हें थाम लेती हैं, संभाल लेती हैं। लेकिन अगर वे गिर जाते हैं पतंग उड़ाते उड़ाते, छतों के उन खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और गिरने के बाद हल्की फुल्की चोट आती है, बच जाते हैं, तब क्या होता है? और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। उनका भय समाप्त हो जाता है, उनका डर समाप्त हो जाता है। वे और निडर होकर, भय पर निर्भय विजय पाकर पुनः सूरज के सामने आते हैं। सवेरा होने पर पुनः अपनी पतंग लेकर निकल आते हैं। बेसुध दौड़ते हैं, छतों को नरम बनाते हुए, छतों को कंपायमान करते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए पुनः वे पतंग उड़ाते हैं, पतंगों के साथ उड़ते हैं, दौड़ते हुए, पेंग भरते हुए, डाली की तरह लचकते हुए छतों के खतरनाक किनारों तक पुनः आते हैं। उनकी रफ्तार और बढ़ जाती है। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। ऐसा लगता है कि पृथ्वी, वे नहीं दौड़ रहे हैं, पृथ्वी स्वयं पहले से भी ज्यादा तेज होकर, पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आ रही है। उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ गया है। कब? अगर वे गिरते हैं और बच जाते हैं तब। हमारे सामान्य जीवन में भी होता है। जब हमारे सामने कोई संघर्ष होता है, संकट होता है, कोई चुनौती आती है, अकस्मात आ जाती है, तो थोड़ी देर के लिए हम घबराते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन हम उससे जूझते हैं, उसका सामना करते हैं, और जब हम उसका समाधान निकाल लेते हैं तो आगे से और साहस के साथ और हौसले के साथ अपनी मंजिल की उड़ान भरते हैं। तो विद्यार्थियों, इस तरह से आपने यह कविता पढ़ी। इसमें 3 बातें ध्यान देने की हैं, महत्वपूर्ण। पहले बंद में क्या है? पहले बंद में शरद का आगमन था और प्रकृति का मुलायमपन था। प्रकृति बड़ी नाजुक है, वह अपने को मुलायम बनाती है, सुंदर बनाती है। वह हमारे लिए, हम मानव के लिए, बच्चों के लिए क्या करती है? अपने को तैयार करती है, अपने आंगन को बड़ा मुलायम और नाजुक बनाती है। क्यों? क्योंकि हमारी रंग बिरंगी दुनिया, हमारे मन की भावनाएं, हमारा कोमल मन, हमारी कोमलता, हमारी निश्चलता उस प्रकृति में आनंद ले सके, सुखमय जीवन जी सके। प्रकृति हमारे लिए आधार है। हमारा और उसका संबंध अन्योन्याश्रित है। मानव और प्रकृति का संबंध परस्पर हेलमेल का है। प्रकृति बड़ी मुलायम है, लेकिन हम क्या किए हैं? हमने प्रकृति को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, उसकी सुंदरता को नुकसान पहुंचाया है। अपने विकास की अंधी दौड़ में प्रकृति को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उसके परिणाम भी भुगतने लगे हैं। प्रकृति क्रूर नहीं है, क्रूर हम हैं। जब हमने प्रकृति का शोषण किया तब प्रकृति अपनी विकरालता को प्राप्त हुई, अन्यथा प्रकृति बड़ी मुलायम है। प्रकृति के सानिध्य में ही मानव जीवन संभव है। तो यह पहली बात क्या है कि प्रकृति और मानव का संबंध अन्योन्याश्रित है। हमें प्रकृति के सानिध्य में रहना है, प्रकृति का संरक्षण करना है, प्रकृति का विस्तार करना है, उसे नष्ट नहीं करना है।
उसकी सुंदरता को कायम रखना है। उसी में हमारा जीवन सुखमय, सुखद और सुंदर होगा। दूसरी बात, आपने देखा कि बच्चे बेशुद्ध रंग बिरंगी दुनिया बसाते हैं, बड़े निश्चल। वे अपने साथ जन्म से ही कपास लेकर आते हैं, निर्मल कोमल पवित्र हृदय वाले होते हैं। लेकिन आज आप देखते होंगे कितना तनावग्रस्त मानव जीवन जीता है। हर आदमी तनाव में है, घोर आर्थिक युग में जी रहा है। मतलब के लिए उसका रिश्तों नातों का मतलब रह गया है। अगर मतलब नहीं है तो कोई मतलब नहीं रह गया है। छल छद्म से भरा हुआ है, अमानवीयता के स्तर पर पहुंच गया है। मानव मानव रह ही नहीं गया, अमानवीयता के स्तर पर उसका व्यवहार हो गया है। ऐसा क्यों? जबकि चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो, हर आदमी अपना बचपन जी कर गया होता है। तो यह कविता एक विकल्प प्रस्तुत करती है तनावग्रस्त आदमी को, जो अमानवीयता के स्तर पर पहुंचा हुआ आदमी है, जो क्रूर हो चुका है, जो जिंदगी की अंधी दौड़ में इतना आगे निकल चुका है कि उसे उसकी सुख शांति सब छिन गई है। उसके लिए यह कविता एक विकल्प भी प्रस्तुत करती है, बताती है लौट कर आओ, तुम्हारा अपना बचपन कहाँ था, वह निश्चलता तुमने जी है। उस निश्चलता को, उस पवित्रता को, उस कोमलता को फिर से जियो। तुम जी कर गए हो, उसे फिर से जी लो। और तीसरी बात, हमारे जीवन में हम सुखमय जीवन जी रहे होते हैं। जीवन सुख दुख का संगम है। सुखी जीवन जी रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक दिन संकट आ जाता है, अचानक से अकस्मात एक दिन कष्ट आ जाता है, संघर्ष आ जाता है जीवन में। तो हमें निराश नहीं होना है, बल्कि क्या करना है? जूझना है, संघर्ष करना है। क्योंकि जूझने और संघर्ष करने से समाधान निकलेगा, और जब एक बार समाधान निकल जाएगा तो हम अपनी मंजिल की ओर और भी नए उत्साह से लबरेज होकर आगे बढ़ेंगे। हमें नए उत्साह का संचार होगा। हम भय से बहुत दूर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे, और अपने हौसलों से अपनी मंजिल की ओर एक नई उड़ान भरेंगे। तो विद्यार्थियों, यह 3 बातें आप विशेष ध्यान रखिएगा। यह कविता मुक्त छंद में और लंबी कविता के शिल्प विधान में बुनी गई है। भाषा खड़ी बोली हिंदी है। इसमें उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। साथ में मानवीकरण, अनुप्रास, रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उपमा अलंकार जहाँ जहाँ था मैं बताता आया। इसके साथ साथ बिंबों का, दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंबों का गत्यात्मक एवं भावात्मक प्रयोग हुआ है, आपने देखा। विशेषणों का प्रयोग बड़ा स्वाभाविक है, उत्तमावस्था में होते हुए भी बड़ा स्वाभाविक प्रतीत होता है विशेषणों का प्रयोग। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं इस कविता की। नीचे डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। एक में कविता का पाठ है और दूसरे में इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। आप दोनों को जरूर कविता का पाठ भी सुनेंगे और पाठ के प्रश्नोत्तर भी देख लेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा में काव्य खंड से, पाठ से 3-3 अंक के 2 प्रश्न भी पूछे जाएंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक से पाठ के प्रश्नोत्तर आप देख लेंगे। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।